हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ इन रेलवेज़ के बारे में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन रेलवेज। हम जानने वाले हैं किस तरह से हम बन सकते हैं एएसओ इन रेलवेज। एग्जाम प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या एग्जाम का प्रोसेस रहता है, कौन सा एग्जाम आपको देना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स क्या जाती हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ट्रांसफ़र क्राइटेरिया क्या होता है, प्रोज कॉन, सैलरी एंड प्रमोशंस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन आज का जाने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस पोस्ट के बारे में जानना चाहते थे मुझसे और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इस पोस्ट को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ रोचक बातें अबाउट एएसओ इन रेलवेज। सबसे पहली चीज़, ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट होती है, ग्रेड बी पोस्ट होती है, नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है। इसका ग्रेड पे होता है 4600। एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको ये जॉब मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आप काम करते हो, इन डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। काफ़ी अच्छा एटमोसफेयर यहाँ पे मिलता है अगर गर्ल्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करती हैं, और ये सुटेबल है कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम प्रोसेस से लेके लास्ट प्रमोशन तक क्या चीज़ें रहने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी सेक्शन पे जाना है तो आपको स्क्रीन पे टाइम दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली उस सेक्शन पे जंप कर सकते हो और डायरेक्टली वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम के बारे में बात करते हैं। इस पोस्ट के लिए आपको एग्जाम देना होता है एसएससी सीजीएल एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्जाम का फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 1 अगस्त से पहले। जिस साल का आप फॉर्म भर रहे हो उस साल 1 अगस्त से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, और 1 अगस्त तक आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में ही होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC से 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। अगर आप एक्स सर्विसमैन प्लस SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 + 5 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC प्लस एक्स सर्विसमैन को मिलेगा 6 साल का रिलैक्सेशन और पीडब्ल्यूडी प्लस एक्स सर्विसमैन को मिलेगा 13 साल का रिलैक्सेशन। एग्जाम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, किस तरह का एग्जाम का प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपको देना होता है एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम। 2018 तक एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा। 2019 से टीयर 1 एग्जाम की जगह सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका प्रोसेस भी ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला। जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम का प्रोसेस रहता है लगभग वैसा ही इसका प्रोसेस भी रहेगा। उसके बाद आपका अगर आप टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको होता है एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम, उसके बाद टीयर 3 एग्जाम एंड टीयर 4 एग्जाम। टीयर 4 एग्जाम एंड पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, टीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये दोनों टेस्ट आपको नहीं देने होते अगर आप चाहते हो एएसओ इन रेलवे बनना। टीयर 4 एग्जाम भी कंपल्सरी नहीं है, पीएसटी एंड पीईटी भी कंपल्सरी नहीं है इस पोस्ट के लिए। टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जाम ही आपको देने होते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न रहता है इसका, एमसीक्यू बेस्ड होता है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन आपको टिक करना होता है। टीयर 1 आपका होता है 200 नंबर का और टीयर 2 एग्जाम होता है आपका 400 नंबर का। टीयर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेन एंड पेपर मोड होता है। एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का होता है, उसमें एसेज आते हैं, लेटर्स आते हैं और इस तरह की चीज़ें रहती हैं। ये पेपर आपका 100 नंबर का होता है, उसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है। अगर आप पूरे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डीप में समझना चाहते हो, एसएससी सीजीएल एग्जाम का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे सभी टायर्स के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने दी है और स्ट्रेटेजी भी आपको बताई है किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप चाहो तो वो भी फॉलो कर सकते हो और पूरा प्रोसीजर एग्जाम का आप वहाँ से जान सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने टीयर 1 एग्जाम दिया जो कि होता है 200 नंबर का, उसके बाद टीयर 1 एग्जाम देने के बाद आपकी कट ऑफ आती है। 2017 का रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ हमारे पास है। 2017 की कट ऑफ देखते हैं कि 200 नंबर में से टीयर 1 एग्जाम में कितनी गई थी। टीयर 1 एग्जाम में अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी से हमारी कट ऑफ गई थी 126.5 मार्क्स। 126.5 मार्क्स हमारी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी से टीयर 1 एग्जाम के बाद। अगर आपके 126.5 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आप टीयर 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाते हो। ये कट ऑफ आपकी गई थी 200 नंबर में से, मतलब 200 नंबर का टीयर 1 एग्जाम था, 200 नंबर में से आपके 126.5 से ज़्यादा आने चाहिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ आपको दिख रही होंगी और आपको कैंडिडेट्स भी दिख रहे होंगे हर एक कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए हैं इस एग्जाम को। अगर हम 2017 की बात करें तो लगभग 30 लाख बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था, एसएससी सीजीएल फॉर्म को, और जिसमें से अपीयर हुए थे 15.5 लाख कैंडिडेट्स। टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर पाए थे 1,89,838 कैंडिडेट्स। क्लियर है ये चीज़? थोड़ा आपको रफ आइडिया मिल गया होगा कितने लोग अप्लाई करते हैं और कितने लोग टीयर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। अगर आप ये पोस्ट चाहते हो तो आप ये कोशिश करना जो टीयर 1 एग्जाम में जो कट ऑफ जा रही है उससे लगभग 30 नंबर मिनिमम आप ज़्यादा लेके आओ, तभी आप इस पोस्ट को फाइनली पा पाओगे। उसका रीजन भी मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ।
ठीक है। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, जो भी टीयर 1 एग्जाम की कट ऑफ जा रही है उससे लगभग 30 नंबर फालतू आपको लेके आने हैं अगर आप एएसओ इन रेलवेज बनना चाहते हो। ठीक है। टीयर 2 एग्जाम की बात करते हैं। टीयर 1 एग्जाम आपने क्वालिफाई कर दिया, फिर आती है टीयर 2 एग्जाम आपका होता है, उसके बाद टीयर 2 एग्जाम की कट ऑफ आती है। टीयर 2 एग्जाम की जो कट ऑफ आती है वो कंबाइंड कट ऑफ होती है, टीयर 1 प्लस टीयर 2। मतलब टीयर 1 था आपका 200 नंबर का और टीयर 2 था आपका 400 नंबर का, तो टोटल होगा 600 नंबर। 600 नंबर में से आपकी कट ऑफ निकलती है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ मेंशन है और आपको दिख रहा होगा हर एक कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए हैं टीयर 2 एग्जाम को 2017 में। टोटल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 46,420 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए थे टीयर 2 एग्जाम को। तो आपको रफ आइडिया लगाना चाहिए कि 15.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 46,420 कैंडिडेट्स ही टीयर 2 एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए थे और उससे आगे बढ़ पाए थे। ठीक है। अगर हम जनरल कैटेगरी से बात करें, यूआर कैटेगरी से बात करें, तो टीयर 2 एग्जाम के बाद आपकी कट ऑफ गई थी 415.50 मार्क्स। अगर आप एएसओ इन रेलवे बनना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टीयर 2 एग्जाम के बाद जो कट ऑफ जा रही है आप कोशिश करो उससे लगभग 70 नंबर फालतू लेके आओ, तभी आप इस पोस्ट को पा पाओगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम फाइनल कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि 700 नंबर में से क्या कट ऑफ जाती है। 600 नंबर का आपका पेपर हो चुका है जिससे कट ऑफ गई है 415.50 मार्क्स। उसके बाद आपका टीयर 3 एग्जाम होता है और उसके बाद आपका फाइनल स्कोर इवेल्युएट किया जाता है। टीयर 1 एग्जाम 200 नंबर का, टीयर 2 400 नंबर का और टीयर 3 100 नंबर का, टोटल हो गए 700 नंबर। 700 नंबर में से आपके टोटल मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आपके मार्क्स फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आपको मिल जाती है ये वाली पोस्ट। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं एक बार, कट ऑफ कितनी गई थी। 2013 से 2016 तक की यहाँ पे कट ऑफ मेंशन है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो रिसेंटली 2016 की हमारे पास कट ऑफ है जो कि गई थी 561 मार्क्स। 561 नंबर 700 में से हमारी कट ऑफ गई थी इस पोस्ट के लिए। टीयर 2 एग्जाम के बाद हमारी कट ऑफ थी 422 मार्क्स और टीयर 3 एग्जाम के बाद जो कि सिर्फ 100 नंबर का था उसके बाद हमारी कट ऑफ जाती है 561 मार्क्स। 561 मार्क्स का मतलब सीधा इतना सा है कि अगर आप टीयर 3 एग्जाम में 100 नंबर भी ले आओ, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता, कोई वाली पोस्ट बिल्कुल नहीं मिलनी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो टीयर 2 एग्जाम आपने दिया है उससे कोशिश करनी है आपको टीयर 2 एग्जाम में जो कट ऑफ जा रही है उससे लगभग 70 नंबर एक्स्ट्रा लेके आओ, तभी आप इस पोस्ट को ले पाओगे। ठीक है। एसएससी के थ्रू लगभग 30 से ज़्यादा ऐसी पोस्ट होती हैं जो कि फिल की जाती हैं और कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, इसलिए टीयर 2 एग्जाम के बाद कट ऑफ कम आती है क्योंकि वो कंबाइंड कट ऑफ आती है। सभी पोस्ट के लिए एक ही कट ऑफ होती है, लेकिन टीयर 3 एग्जाम के बाद पोस्ट वाइज कट ऑफ आती है, हर एक पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ निकलती है। अगर आपको एसओ इन रेलवे बनना है तो आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो एसओ की कट ऑफ जाती है उससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाती है रेलवेज में। एसओ इन रेलवेज की कट ऑफ उससे भी ज़्यादा होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितने ज़्यादा लोग इस पोस्ट को पसंद करते हैं और कितना ज़्यादा मेहनत आपको करना है इस पोस्ट को पाने के लिए। ठीक है। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कि वैकेंसी इस पोस्ट की कितनी जाती हैं। 2016 की हमारे पास वैकेंसीज हैं। अगर आप देख रहे होंगे 2016 में बस 29 वैकेंसीज थी हमारे पास, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। जब भी वैकेंसीज कम होंगी आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, वैकेंसी ज़्यादा होंगी हो सकता है कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो जाए। वैकेंसीज को बहुत ज़्यादा मैटर करती है कट ऑफ कितनी जाने वाली है। 2016 में सिर्फ 29 वैकेंसीज थी फॉर एएसओ इन रेलवे। टीयर 3 एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए होते हैं जो कि आपने फॉर्म भरते टाइम फिल किए होते हैं, तो आपकी डिटेल्स मैच की जाती है। उसके बाद आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि कौन सी पोस्ट आप सबसे ज़्यादा चाहते हो। अगर आप एएसओ इन रेलवे बनना चाहते हो उसे आप टॉप प्रायोरिटी पर रखोगे। अगर आपकी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ आती है, पोस्ट वाइज कट ऑफ आती है। जो हमने एएसओ इन रेलवे की अभी कट ऑफ देखी थी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आती है। आपको देखना है अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस पोस्ट के लिए। उसके बाद कन्फर्मेशन लेटर आ जाता है, मेडिकल फॉर्म आपको मिल जाता है जिसमें आपको मेडिकल कराना होता है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, जिसकी डिटेल्स उस मेडिकल फॉर्म में रहती हैं। आपको दिए गए टाइम पे दिए गए लोकेशन पे जाके अपना मेडिकल कराना होता है। मेडिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बेसिक सी चीज़ें होती हैं। उसमें ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है और चेस्ट एक्सरे वगैरह छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल मेडिकल टेस्ट नहीं होता। उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन होता है एड्रेस का। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है और आप ज्वाइन कर लेते हो एज एन एएसओ इन रेलवे। काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये, और अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस आपको मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छा वर्क प्रोफाइल आपको मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं आगे भी इस बारे में। अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रेल रोड नेटवर्क है। तो आपको प्राउड की फीलिंग आनी चाहिए कि इतने बड़े नेटवर्क का आप हिस्सा बनने जा रहे हो। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रेलवे से जुड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है रेलवे के थ्रू। तो बहुत ही बड़े डिपार्टमेंट से आप जुड़ने वाले हो, तो आपके अंदर प्राउड की फीलिंग आनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा फील होना चाहिए अगर आप इस डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करते हो। पोस्टिंग्स की बात करते हैं
सबसे ज़्यादा पोस्टिंग आपकी रेलवे भवन में होगी, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्टिंग वहीं निकलती है। वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं, जो आपका काम होता है इसमें बेसिकली क्लरिकल वर्क प्रोफाइल आपकी होती है। डेस्क जॉब आपको करना पड़ता है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड रिपोर्ट्स प्रिपरेशन, ये सारा काम आपका रहता है। आपके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। फिक्स टाइम की जॉब होती है, 9 से 5:30 बजे तक की जॉब होती है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है अपनी सोशल लाइफ एंजॉय करने का। कोई आप सोशल वर्क करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और अगर आप IAS PCS एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आपकी जॉब प्रोफाइल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा तो बर्डन आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एज एन ASO अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लिमिटेड आवर्स का आपका काम होता है, काफ़ी अच्छा काम रहता है, फिक्स टाइम की जॉब है, डेस्क जॉब है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं मिलेगी। अगर हम पर्क्स की बात करें, काफ़ी ज़्यादा पर्क्स हैं। एक तो बहुत अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलती है, गवर्नमेंट की जॉब है, सोशल रिस्पेक्ट है इस जॉब में, वर्क लाइफ बैलेंस आपको बना रहेगा, फिक्स टाइम की जॉब रहेगी, तो आप अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हो, किस तरह से आपको काम करना है। IAS PCS एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ आप जी सकते हो। अगर आप ASO बनते हो रेलवेज में तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आपको मिलती है, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, कुछ और फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़े ही टाइम में। सबसे बड़ी बात, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, PWD कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल इस पोस्ट की है। सैलरी की बात करते हैं, बेसिक सैलरी आपकी होती है 44,900, उसके ऊपर आपको DA मिलेगा, TA मिलेगा, HRA मिलेगा, डिडक्शंस भी होंगी कुछ, तो आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 50 से 55 हज़ार के आसपास आएगी। ये डिपेंड भी करेगा आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है। अगर आपकी Tier 1 या Tier 2 सिटीज़ में पोस्टिंग हो रही है तो उसमें HRA का कंपोनेंट आपका वेरी कर जाता है, जिससे आपकी इन हैंड सैलरी और ग्रोस सैलरी भी वेरी करती है। ठीक है, ग्रोस सैलरी आपकी लगभग 60 हज़ार के आसपास रहेगी, ये आप मान के चलो। इन हैंड सैलरी आपकी 50 से 55 हज़ार के आसपास रहेगी। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की। जैसे कि मैंने बताया आपको, इस जॉब में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, आपको एक पास मिलेगा जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया AC Tier 2 ट्रेन में फ्रीली ट्रेवल कर सकते हो। मतलब पूरी इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 पासेस आपको फैमिली के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल फेयर का बस 1/3 पे करना होगा। मान लो आपकी टिकट बनती है 300 रुपये की, तो 300 में से आपको सिर्फ 100 ही रुपये पे करने हैं, बाकी पे आपको नहीं करने। ठीक है, ईयरली बोनस भी मिलते हैं आपको इस डिपार्टमेंट में। ह्यूजली डिस्काउंटेड रेलवे हॉलीडेज रहती हैं, और रेलवे के अगर क्वार्टर्स की बात करें तो काफ़ी बड़े क्वार्टर्स होते हैं। जनरली 4 से 5 साल में आपको रेलवे के क्वार्टर्स मिल जाएंगे, आपको क्वार्टर्स में रहने का मौका मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वार्टर्स हैं, तो काफ़ी अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो वहाँ पे। प्रमोशंस की बात करते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हो एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तो लगभग 8 साल में आपका प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसके 5 साल में आप अंडर सेक्रेटरी बन जाते हो, IAS कैडर में आप यहाँ पे आ जाते हो। उसके लगभग 4 साल बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी बनते हो। जनरली SSC CGL क्वालिफाई करने के बाद लोग डिप्टी सेक्रेटरी तक ही जा पाते हैं। अगर आप काफ़ी कम एज में आप ज्वाइन करते हो तो हो सकता है आप डायरेक्टर पोस्ट तक भी चले जाओ। डेट्स ऑल अबाउट ASO एंड रेलवे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी अच्छा आज का सेशन रहा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और भी बहुत सारी पोस्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर इन CBI। अगर आप उन सभी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो और उन सभी पोस्ट के बारे में जान सकते हो। आज मैं आपसे यही अलविदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो।